नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार स्पेशल का दिन है। आज एक खास बात करेंगे। देश की 9 क्षेत्रीय पार्टियों की 9 रीजनल पार्टीज़ की इनका मेरे हिसाब से भविष्य अगले 7 साल में तय हो जाना है। 7 साल में इनमें से मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से कई पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी। राजनीति में ख़त्म वैसे कुछ नहीं होता, हाशिए पर चली जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, जैसे बंगाल में कांग्रेस पार्टी है, जैसे तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी है, जैसे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, उस तरह की बात कर रहा हूँ। जिस तरफ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बढ़ रही है। लेकिन शुरुआत करता हूँ एक ऐसे दल से, और ये जो जिन 9 दलों की मैं बात कर रहा हूँ इनमें से 8 वंशवादी हैं। इसलिए कह रहा हूँ 7 साल में इनके ख़त्म हो जाने की पूरी आशंका है। और क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊँगा। तो शुरुआत करता हूँ उड़ीसा के बीजू जनता दल से। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं। अकेली देश की ऐसी रीजनल पार्टी है जो इतने लंबे समय से लगातार सत्ता में है। 5 चुनाव कोई कम नहीं होता, और हर चुनाव में स्थिति खराब होने की बजाय बेहतर ही हुई है, उससे गड़बड़ नहीं हुई है। नवीन पटनायक आपको पता है कि उड़ीसा के सबसे कद्दावर नेता, बल्कि देश के बड़े नेता बीजू पटनायक के बेटे हैं। अपने पिता की मौत के काफ़ी बाद वो राजनीति में आए। 98 में आए, 2000 में सत्ता में आए उड़ीसा में, तब से अब तक सत्ता में है 22 साल से। और आपको पता है कि उन्होंने शादी नहीं की है, तो उनका कोई परिवार नहीं है। उनके भाई हैं प्रेम पटनायक और बहन हैं गीता मेहता। दोनों का राजनीति में कोई दोनों की रुचि नहीं है। उनका एक भतीजा है, उसको लगा था, एक समय लोगों को लगा था कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने वारिस, राजनीतिक वारिस के रूप में, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी सीन से गायब हो गया। उसके बाद अपने एक विधायक प्रणव दास को उन्होंने पार्टी का संगठन महामंत्री बनाया, तो लोगों को लगा कि वो अपने वारिस के रूप में उसको आगे बढ़ा रहे हैं, नंबर 2 के रूप में बढ़ा रहे हैं। वो भी गायब हो गए। लंबे समय तक, यानी 2012 तक प्यारी मोहन महापात्र आईएएस अधिकारी, आईएएस से रिटायर हुए, उनके सलाहकार बन गए, और उसके बाद उनको राज्यसभा में भेजा। पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट प्यारी मोहन महापात्र करते थे बीजू जनता दल के लिए। वो नवीन पटनायक की आँख, नाक, कान सब कुछ थे। लेकिन 2012 में जब नवीन पटनायक विदेश में थे, तब उन्होंने पार्टी में बगावत कराने की कोशिश की। लौटकर नवीन पटनायक आए, उनको पार्टी से निकाला, उनके साथियों को निकाला और सब ठीक कर दिया। उसके बाद से उन दूसरे एक आईएएस अधिकारी वी कार्तिकेयन पांडियन आईएएस अधिकारी हैं। इस समय उड़ीसा में नवीन पटनायक के बाद अगर किसी के पास ताकत है तो पांडियन के पास है। वो सारे जितने डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं सबका रिव्यू करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनको लागू करवाते हैं। और लेकिन उनकी राजनीति में रुचि है ऐसा दिखाई नहीं देता। तो ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये संदर्भ क्या है? बीजू जनता दल के अभी 25 साल पूरे हुए हैं पार्टी के फॉर्मेशन के। 25 साल में से 22 साल पार्टी सत्ता में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफलता की स्थिति क्या है। तमाम कोशिश के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर में हवा लहर के बावजूद उड़ीसा में बीजेपी बहुत आगे बढ़ नहीं पाई। नवीन पटनायक ने बढ़ने नहीं दिया। इसके बावजूद कि वो लगातार क्रूशियल मौक़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय स्तर पर मदद करते रहे, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पर। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों से एक समान दूरी बनाकर रखने का फैसला किया। पहली सरकार उनकी बीजेपी के साथ बनी थी, बीजेपी का साथ छोड़ा, उसके बाद फिर दोबारा बीजेपी की ओर मुड़कर नहीं देखा। तो नवीन पटनायक के सामने समस्या वही है जो इस समय तमिलनाडु में ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK के सामने। जयललिता कद्दावर नेता थी, उस समय पार्टी की जो सफलता थी, पार्टी की जो ताकत थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उनके निधन के बाद ही पार्टी में बिखराव नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं की, सेकंड जनरेशन की या सेकंड लाइन की लीडरशिप बनाई नहीं।
तो नतीजा ये आज ये है कि सब आपस में झगड़ रहे हैं। तो पूरी आशंका है कि बीजू जनता दल का भी वही हश्र होगा जिस दिन नवीन पटनायक रिटायर होने का फैसला करेंगे। अगर उनके पास कोई सीक्रेट प्लान है जो उन्होंने नहीं बताया, हालांकि उन्होंने अभी 25वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण जयंती पर यह कहा कि मैं चाहता हूं कि युवा और महिलाएं जुड़े। अगर ऐसा होगा तो ये पार्टी 20-25 साल नहीं 50-100 साल चलेगी। तो ऐसा होने के लिए एक नेता की ज़रूरत होती है, नेतृत्व की ज़रूरत होती है, जो अभी बीजू जनता दल में नवीन पटनायक के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता। तो इस खबर के बहाने मैं बाकी पार्टियों की बात करना चाहता हूँ। और 7 साल का समय क्यों रखा है मैंने, वो भी बताता हूँ आपको। तो एक एक पार्टी से शुरुआत करता हूँ। दक्षिण से शुरू करते हैं। डीएमके, करुणानिधि के बेटे हैं एमके स्टालिन। बहुत देर से उनको विरासत मिली और सत्ता उससे भी देर से मिली। अब वो अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को जो है वो सत्ता सौंपना चाहते हैं। चुनाव 2021 में विधानसभा के हुए, 2026 में फिर से चुनाव होगा और 2026 का चुनाव ये तय करेगा कि ये वंशवाद की राजनीति तमिलनाडु में कितनी दूर तक जाएगी। क्या अन्ना द्रमुक अपना घर संभाल पाएगी? क्या बीजेपी चुनौती बनकर खड़ी होगी? तो सबसे अभी जिन 9 पार्टियों की बात कर रहा हूँ उसमें अगर सबसे सुरक्षित अभी कोई नज़र आता है तो वो एमके स्टालिन और उनकी डीएमके। लेकिन पार्टियां, जब ये वंशवादी पार्टियां बिखरना शुरू होती हैं तो बिखराव बहुत तेज़ी से होता है। जैसे बीजेटी में सवाल है कि नवीन पटनायक के बाद कौन, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड में बिहार में सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। नीतीश कुमार के परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है तो जेडीयू को वंशवादी पार्टी के खेमे से अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति की पार्टी की बात करें, और ये ज़्यादातर वंशवादी पार्टियां एक व्यक्ति पार्टी हैं, वन मैन पार्टी हैं, इसलिए जनता दल यूनाइटेड इसमें शामिल हो जाता है। तो नीतीश कुमार के बाद कौन? नीतीश कुमार ने भी कोई दूसरी लीडरशिप इमर्ज नहीं होने दी। ये एक नेता वाली पार्टियों की बड़ी समस्या है कि वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को कभी आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि हर समय असुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर किसी को हमने ग्रूम किया, आगे बढ़ाया, तो हम ही को अपदस्थ न कर दे, मेरे लिए ही खतरा न बन जाए। नवीन पटनायक इतने प्रिसीशन से जो है अपने विरोधियों को पार्टी के अंदर ख़त्म करते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है, और किसी पार्टी में कोई हल्ला नहीं होता। चुपचाप शांति से, इस तरह से जैसे सर्जन का चाकू चलता है, वैसे ही नवीन पटनायक का जो है फैसला चलता है। तो जनता दल यूनाइटेड में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के बाद पार्टी को संभाल सके, चला सके। ये समस्या 2025 में और ज़्यादा से ज़्यादा 2030 में, और 2030 की जब बात कर रहा हूँ तो मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ। जब 2030 की बात कर रहा हूँ तो तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ। अब ये नेता पुत्रों पर आइए। जो नेता पुत्र हैं, जो अपने पिता की विरासत से जिनको राजनीति मिली है, जो सत्ता की उम्मीद करते हैं, कुछ को मिली है। तेजस्वी यादव को सत्ता अब मिल गई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। निश्चित रूप से ये कह रहा हूँ कि आज की जो परिस्थिति है, जो उनके खिलाफ केस है, जो कुछ जांच चल रही है, उसका क्या स्वरूप बनेगा, क्या मोड़ लेगी, ये पता नहीं है। उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन राजनीतिक परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि बाकी सभी चीज़ें सामान्य रहेंगी तब। तो 2025 और उसके बाद आखिरी होगा 2030, जब तेजस्वी यादव की राजनीतिक परीक्षा होगी, उनकी राजनीतिक क्षमता की, उनकी राजनीतिक योग्यता की, पार्टी चलाने, पार्टी के लिए वोट लाने की क्षमता की परीक्षा होगी। अभी कुछ विशेष परिस्थितियों में निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उन्होंने नेतृत्व संभाल लिया है और चला सकते हैं। लेकिन टेस्ट होता है जब संकट आता है। संकट के समय किस तरह से वो चलाते हैं पार्टी को, और अगर सत्ता में रहते हैं तो सरकार को, इससे तय होगा। और संकट आता है राजनीति में जब चुनौती बड़ी आती है।
तो बड़ी चुनौती के सामने तेजस्वी यादव का प्रदर्शन कैसा होगा ये अभी तय होना है। और मेरा मानना है कि 2025 नहीं तो 2030 निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य तय करेगा कि वो तैरेंगे या डूबेंगे। तो 3 पार्टियां हो गई, बल्कि 4 पार्टियां हो गई, बीजेडी, डीएमके, जेडीयू और आरजेडी। अब 5वीं पार्टी की बात करते हैं और वो है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश यादव, पिता से विरासत में सत्ता मिली, पार्टी मिली, संभाल नहीं पा रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव लगातार हार चुके हैं। अगला चुनाव जीत जाएंगे इसकी कोई संभावना दूर दूर तक दिखती नहीं है। उसकी वजह ये है, इसका जिक्र पहले कई वीडियो में कर चुका हूँ, कि वो सामाजिक समीकरण नहीं बना पा रहे जो जीत दिला सके। वो एडिशनल, वो अतिरिक्त वोट नहीं ला पा रहे हैं जो उनको सत्ता के करीब ले जाए। तो इसलिए प्रतिद्वंदी तो बने हुए हैं, लेकिन क्या 27 के बाद भी रह पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। 27 में अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। 27 का चुनाव अगर वो हार जाते हैं, विधानसभा का चुनाव, जो कम से कम आज की परिस्थिति में कहा जा सकता है कि होगा, हालांकि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, बहुत सी अचानक घटनाएं होती हैं जो पूरा जो है परिदृश्य ही बदल देती हैं। तो लेकिन फिर कह रहा हूँ कि ये मानकर कि आज जो परिस्थिति है उसी तरह बनी रहेगी, तो उस 27 में अगर हारते हैं अखिलेश यादव तो उसके बाद उनकी पार्टी का टूटना बिखरना तय है। अखिलेश यादव के लिए फिर पॉलिटिकली सरवाइव करना बहुत कठिन होगा। बचे रहेंगे इस रूप में कि 5-10 विधायक जीत जाएं, 15 विधायक जीत जाएं और कुछ राजनीति चलती रहे, वो अलग बात है। मैं जो बात कह रहा हूँ राजनीति की, तो वो सत्ता में आने या सत्ता का दावेदार बने रहने की जो राजनीति है उसकी बात कर रहा हूँ। नंबर 2 यानी क्लोज नंबर 2, ऐसा नहीं है कि नंबर 2 का ये मतलब नहीं है कि पहले नंबर वाला 10 पर है और दूसरे नंबर वाला 1 पर है, ये नंबर 2 नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये 2027 में तय हो जाएगा। 2027 में ही एक और वंशवादी पार्टी का भविष्य तय होगा और वो है पंजाब की श्रोमणी अकाली दल। सुखबीर बादल जब से चुनाव हारे, 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं, जनता के मन से उतर गए, लोगों के दिल से उतर गई है अकाली दल, और सुखबीर बादल उससे ज़्यादा। लोग फिर से विश्वास करने को तैयार नहीं है। कितनी भी बुरी हालत हो, कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ तब भी लोगों ने पलटकर अकाली दल की ओर नहीं देखा। तो मुझे लगता है 2027 का विधानसभा चुनाव, पंजाब विधानसभा का, ये सुखबीर बादल के राजनीतिक जीवन का शायद आखिरी चुनाव होगा जब वो सत्ता की कोशिश में लड़ेंगे। अभी सत्ता से बहुत दूर है। वो जो 27 में होने वाला है वो 22 में ही दिखाई देने लगा है, उसके लक्षण दिखाई देने लगे, और आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी इसकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच में बदलाव नहीं आ सकता, उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आ सकता, उनकी नीतियों में बदलाव नहीं आ सकता, उनकी राजनीति करने के ढंग में बदलाव नहीं आ सकता, उनका स्वभाव नहीं बदल सकता। अपने स्वभाव के कारण ही वो सत्ता से और लोगों के मन से दूर हुए हैं। तो फिर लौट आएंगे, ऐसे कोई लक्षण, ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं देते। तो कितनी पार्टियां हो गई? डीएमके की बात की हमने, बीजेडी की बात की, आरजेडी की बात की, जेडीयू की बात की, समाजवादी पार्टी की बात की, अकाली दल की बात की। 6 पार्टियां हो गई। अब बची 3 पार्टियां। तो इन 3 पार्टियों में 7वीं पार्टी है वाईआरसीपी यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी। उनके पिता राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं की राजनीतिक विरासत उन्हें मिली। इस समय उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर डीएमके के बाद मैं कहूँ सबसे अच्छी स्थिति में कोई है अगर, तो वो जगन मोहन रेड्डी है। 2019 में भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में आए। अभी कोई चैलेंजर उनका दिखाई नहीं देता, लेकिन 2-3 दिन पहले
जो चंद्रबाबू नायडू की सभा में भगदड़ मची है जिसमें 8 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, उससे लगता है कि लोग चंद्रबाबू नायडू की ओर देख रहे हैं। ये जगन मोहन रेड्डी के लिए खतरे की घंटी है। तो 24 का चुनाव तो ऐसा लगता है वो जीतेंगे, लेकिन 29 में उनका क्या होगा ये अभी तय नहीं है। 29 के चुनाव का नतीजा तय करेगा कि जगन मोहन रेड्डी और वाईआरसीपी कांग्रेस का क्या हश्र होगा, और वो उसी पायदान पर खड़े हैं लगभग जिस पर आरजेडी के तेजस्वी यादव खड़े हैं। आय से अधिक संपत्ति, भ्रष्टाचार, घोटाले, उसका आरोप उन पर जो मुकदमा चल रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत से मामलों में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो अब उनका राजनीतिक भविष्य अदालत से तय होना है। दोनों, तेजस्वी यादव और जगन मोहन रेड्डी का राजनीतिक भविष्य जो है वो जनता से पहले हो सकता है अदालत तय कर दे। तो अदालत से क्या फैसला आता है, अगर बरी हो जाते हैं तो उनका लाइफ स्पैन, पॉलिटिकल लाइफ स्पैन थोड़ा बड़ा हो सकता है। अगर अदालत से फैसला उनके खिलाफ आता है तो जनता के फैसले से पहले ही उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है वो एक तरह से उस पर सवालिया निशान लग जाएगा। 8वीं पार्टी है बीआरएस, जो पहले अभी तक जो है टीआरएस थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बनी है। केसीआर मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे केटीआर उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और मंत्रिमंडल में वह मंत्री हैं, सबसे बड़ी हैसियत है मुख्यमंत्री के बाद। केसीआर उनको अब गद्दी सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं, इसके इंडिकेशन भाई बहुत बार दे चुके हैं, इसीलिए पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्टर कराया है उन्होंने। लेकिन रजिस्ट्रेशन से कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन जाती है। तेलंगाना से बाहर उनका कोई जनाधार नहीं है। कर्नाटक का चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं इस उम्मीद में कि वहाँ से वो अपने पैर पसारना शुरू करेंगे। कितनी कामयाबी मिलेगी पता नहीं। वो जेडीएस के साथ मिलकर चलना चाहते हैं कर्नाटक में, इसलिए उनके जाने का फ़ायदा उनको मिलेगा या जेडीएस को ज़्यादा मिलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन उनकी सरकार बहुत तेज़ी से अलोकप्रिय हो रही है। उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बहुत तेज़ी से बन रहा है। 2023 नवंबर-दिसंबर में तेलंगाना विधानसभा का चुनाव होना है। अगर 2023 को सरवाइव कर जाते हैं केसीआर तो आप मान कर चलिए कि 2028 में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे केसीआर हो चाहे केटीआर हो। क्योंकि देखिए जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स नहीं है। ये दोनों पिता पुत्र जो है लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। ये तात्कालिक राजनीति की उपज है। एक आंदोलन के कारण निकल कर आए थे, उसके कारण सत्ता में आए हैं, और जिस तरह से आए थे मुझे इनका भविष्य जैसे असम में असम गण परिषद का हुआ था उसी तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह के सारे आसार नज़र आ रहे हैं। तो बीआरएस का राजनीतिक भविष्य अगर 2023 में तय न हुआ तो 2028 में निश्चित रूप से तय हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आखिरी पार्टी, 9वीं पार्टी की बात करते हैं, वो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी फर्स्ट जनरेशन लीडर है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। उन्होंने एक तरह से घोषित कर दिया है कि उनका भतीजा उनका राजनीतिक वारिस होगा। लेकिन भतीजे की क्षमता का कोई टेस्ट हुआ नहीं है। 2021 के चुनाव में अगर बीजेपी ने ठीक से काम किया होता तो तृणमूल कांग्रेस की सीटें काफ़ी कुछ घट गई होती। लेकिन उसके बाद से जिस तरह के घोटालों में उसके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जो कुछ खुलासा हो रहा है, जो जांच चल रही है, 2021 के चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरह की हिंसा हुई उसकी जो जांच चल रही है, कोर्ट की निगरानी में चल रही है, वो सब तृणमूल कांग्रेस को बड़ी तेज़ी से नीचे ले जा रही है। सवाल इस बात का है कि क्या उसी अनुपात में बीजेपी उठने के लिए तैयार है। अगर बीजेपी उठने के लिए तैयार है तो 2026 मेरा मानना है 2026 तृणमूल कांग्रेस के लिए सत्ताधारी दल के रूप में आखिरी चुनाव हो सकता है। क्योंकि ये पार्टियां जो हिंसा के बल पर आती हैं वो उसी तरह से जाती हैं, फिर लौटने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आप कांग्रेस का हश्र देख लीजिए, आप लेफ्ट फ्रंट जो 34 साल जिसने राज किया उसका हश्र देख लीजिए, और तृणमूल कांग्रेस का वही हश्र मुझे होता हुआ 2026 में दिखाई दे रहा है।
हालांकि अभी समय है, 2026 में काफ़ी समय है, लेकिन उसके संकेत पहले से मिलना शुरू हो जाएंगे। सवाल सिर्फ एक ही है, शंका सिर्फ एक ही है कि बीजेपी क्या अपना घर ठीक करके उतनी तेज़ी से आगे बढ़ने की स्थिति में है। इस सवाल के जवाब में छिपा है तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य। तो ये 9 पार्टियों की जो मैंने बात की और कहा कि इनका भविष्य इसमें जो है ख़त्म हो सकता है, इसमें जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पार्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये नेता ख़त्म हो जाएंगे। राजनीति में कुछ भी स्थायी रूप से ख़त्म नहीं होता। ये राजनीतिक दल और नेता जो है वो अगर आपने साइंस पढ़ा हो, बायोलॉजी पढ़ी हो, तो अमीबा की तरह है। जितना विखंडन होता है उतना ही फिर नए सिरे से जीवित हो जाते हैं। तो इसलिए ये बने तो रहेंगे, लेकिन फिर कह रहा हूँ इनकी वोट दिलाने की क्षमता लगातार घटती जा रही है। इसलिए इन 9 पार्टियों के नेताओं का जिक्र किया मैंने। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नेता का राजनीतिक जीवन उतना ही लंबा होता है जितनी उसकी वोट दिलाने की क्षमता। वो जब तक बनी रहती है तब तक नेता और उसकी पार्टी बने रहते हैं। जैसे जैसे वो कम होना शुरू होती है वैसे वैसे उसका क्षरण शुरू हो जाता है, उसका नीचे गिरना शुरू हो जाता है। कांग्रेस सबसे बड़ा उदाहरण है आपके पास, राष्ट्रीय पार्टी जिसने अकेले और गठबंधन में समर्थन मिला के 54-55 साल राज किया, उसकी क्या हालत है आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास इस समय ऐसा कोई नेता नहीं है जिसमें वोट दिलाने की क्षमता हो। तो केवल इस क्राइटेरिया पर मैं कह रहा हूं कि इन पार्टियों का पतन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगले 7 साल भारतीय राजनीति के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और परिवर्तन जब होता है, जब एक खत्म होता है तो एक नया भी पैदा होता है। तो ये मुझे नहीं मालूम कि वो नई राजनीतिक शक्ति कौन सी होगी जो इन पार्टियों की जगह लेगी। क्योंकि ऐसा है कि पॉलिटिक्स में कहीं भी पॉलिटिक्स में वैक्यूम नहीं रहता है, कोई ना कोई उस जो जगह खाली होती है उसको भर देता है। कांग्रेस ने जगह खाली की, बीजेपी ने भर दी। ये अलग बात है कि जो है 80 के दशक से ही शुरू हो गया था ये सिलसिला, लेकिन बीजेपी उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाई तो इतना लंबा समय लगा। बीजेपी अब लंबे समय तक रहने वाली है। उसको हटाने के लिए किसी को बीजेपी से ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। और वो ताकत क्या है बीजेपी की? एक वाक्य में अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि बीजेपी ने जो कल्चरल मेजॉरिटी है उसको पॉलिटिकल मेजॉरिटी में बदल दिया है। तो इसको तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जाति भी है, इसमें राष्ट्रवाद भी है, इसमें सनातन धर्म भी है, हिंदुत्व भी है, सब कुछ का मिश्रण, इसमें गुड गवर्नेंस भी है, इन सब का मिश्रण है। तो इससे बड़ा कोई मिश्रण जो बना सकेगा वही बीजेपी को हरा पाएगा। इस आधार पर मैंने इन 9 पार्टियों के भविष्य के बारे में जानने की, राजनीतिक रूप से जानने की कोशिश की। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, हो सकता है मेरा सारा आकलन गलत हो जाए, लेकिन मुझे लगता है जितनी राजनीति देखी है, जो राजनीतिक समझ है, उसके हिसाब से लगता है कि ऐसा होने की प्रबल संभावना है। फिर कह रहा हूँ, ऐसा होने की प्रबल संभावना है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।